दोस्तों रिसेंटली नेपाल में बड़ी राजनीतिक उलटफेर हुआ है और फिर से केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो कई भारतीयों को चिंता में डाल चुका है। लेकिन इस बार इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। पहले की तरह केपी शर्मा ओली भारत को टारगेट नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और राजनीतिक इक्वेशन क्या बना है इस बार नेपाल में, उसी बारे में आसान भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। दरअसल 2008 में नेपाल राजशाही से निकल के डेमोक्रेटिक देश बनता है, यानी अब से नेपाल कोई राजा द्वारा शासन नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत की तरह ही इलेक्शन में चुने गए सरकार नेपाल को चलाने वाले हैं। और उसी के साथ ही नेपाल का हिंदू राष्ट्रों का ताज भी छिन जाता है और सेकुलर देश बन के उभरता है। और कहानी यहीं से शुरू होती है। 2008 से लेकर 2024 तक टोटल 16 साल में 13 बार सरकार बदल चुका है नेपाल में, क्योंकि यहाँ पर मेन 3 पार्टियां हैं। एक नेपाली कांग्रेस जिसे चलाता है शेर बहादुर देउवा, दूसरा यूएमएल जो केपी शर्मा ओली का पार्टी है, और तीसरा सीपीएन जिसे लीड करता है प्रचंड। इन तीनों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि नेपाल की पॉलिटिक्स इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इन 3 पार्टीज में से यूएमएल और सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी है, जो खुल के चाइना का सपोर्ट करता है, जिसे आप लोग केपी शर्मा ओली के समय देख चुके हैं। और तीसरा नेपाली कांग्रेस इंडिया की तरफ मानी जाती है, क्योंकि इसी के कारण आज तक बीआरआई प्रोजेक्ट को नेपाल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है चाइना। तो नेपाल में टोटल 275 सीट है। और रिसेंटली 2022 के चुनाव में केपी ओली के पार्टी यूएमएल को एक बड़ा सेटबैक मिलता है और 121 सीट से घट के 78 में पहुंच जाता है, क्योंकि नेपाल के अंदर केपी ओली जिस तरह से भारत के खिलाफ स्टेप्स ले रहा था और चाइना के करीब जा रहा था, उसे आम लोग नाराज चल रहा था। साथ ही भर भर के करप्शन और इकोनॉमी की बुरी हाल, और इसी के साथ नेपाल में धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की मांग, साथ ही साथ राजशाही को वापस शुरू करने की मांग भी लगातार बढ़ रहा था। और उसी का इफेक्ट नेपाल के चुनावी रिजल्ट में देखा जाता है, जहां पर नेपाली कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिलती है और 89 सीट जीत कर आता है और ओली को सिर्फ 78 सीट मिलता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अब से नेपाल के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला था, प्रचंड, उसकी पार्टी को 32 सीटें मिलती है। बाकी छोटे छोटे पार्टियों को टोटल 20 सीटें मिलती है, लेकिन मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती। तो अब 2 कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और सीपीएन मिलकर सरकार बना लेता है। यहीं पर आप लोग प्रचंड को भारत के नीतीश कुमार सोच सकते हैं, क्योंकि सबसे कम सीट होने के बावजूद अब तक प्रधानमंत्री किसी ना किसी तरह से बन जाता था। तो 2022 से लेकर अब तक टोटल 4 बार पार्टियां बदल चुका है ये प्रचंड। एक बार नेपाली कांग्रेस तो एक बार यूएमएल के साथ मिलकर सरकार बना लेता था और प्रधानमंत्री की गद्दी अपने पास ही रखता। लेकिन इस बार जब प्रचंड फिर से बगावत करने की कोशिश कर रहा था, तो बाकी 2 पार्टियां मिलकर इसे ही हटा दिया सरकार से और नेपाली कांग्रेस और यूएमएल मिलकर सरकार बना लेता है और केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन नेपाली कांग्रेस की तरफ से आरजू राणा देउवा को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसकी संबंध भारत से अच्छी मानी जाती है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि इस बार केपी शर्मा ओली पूरी तरह से चाइना के गोदी में जाकर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि सरकार अल्पमत में है और सहयोगी पार्टी इंडिया फ्रेंडली मानी जाती है। लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। और इसी तरह की आसान भाषा में डिटेल एनालिसिस के लिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।